क्या इस लॉकडाउन में आपकी बीवी एक बार भी सज धज के आपके सामने बैठी है? नहीं ना। तो समझ जाइए वो सजना और संवरना किसके लिए होता है। मैं तो चला। नारायण नारायण। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो ट्वेल्थ के बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल। अब बार बार बताना पड़ेगा, विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। जैसा कि हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 4, तो आज हम उसकी लेकर आए हैं सेकंड क्लास। फटाफट देख लेते हैं कि क्या है। एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा, ज्यादा आपको मैं बोर करने वाला नहीं हूं आज, क्योंकि उस छोटे से टॉपिक के बाद की जो क्लास है वो थोड़ी थोड़ी लेंदी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बच्चों बायोट-सैवर्ट्स लॉ। मेरे टीचर इसको बियो-सावर्ट लॉ कहा करते थे। वो बोलते थे कि इसके अंदर टी साइलेंट होते हैं। खैर जो भी हो, नाम तो नाम है, क्या रखा है नाम में देखो जरा किसी काम में। तो यहां पर है हमारे पास आज बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कहता क्या है मैं पहले आपको बता दूं। ओरेस्टेड ने सन 1820 के अंदर आपको बताया था कि अगर किसी तार में किसी भी चीज में करंट फ्लो होगा तो उसके ओरे धोरे, उसके इंगे उंगे, उसके यहां और वहां, उसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का पता हम बच्चों कैसे लगाएंगे? तो वो हमें बताया किसने? बायोट-सैवर्ट ने। तो इनका जो नियम है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? जैसे जैसे इस तार से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली घटती चली जाएगी। अगर इस तार में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, 2 की जगह 4 एंपियर की जगह 5 एंपियर, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर वो तार की डायरेक्शन पलट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताया हमें बायोट-सैवर्ट लॉ में। सपोज करो ये एक कंडक्टर है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूं। ये आपके पास एक कंडक्टर है। हाँ, ये बात आपके पास बच्चों एक कंडक्टर है। इस पूरे की लेंथ हो गई L, A, B, C, D व्हाटसोएवर। इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया मैंने, ये छोटा सा हिस्सा, इसको डार्क कर देता हूं। इसकी लंबाई मैंने ले ली बच्चों DL। इस पॉइंट P पर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम इसको क्या मान सकते हैं? पॉइंट। यहां से मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया मैंने R, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में। भाई इस तरफ है तो सपोज करो पॉजिटिव और इस तरफ है तो सपोज करो नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर, और इसके बीच का जो ये एंगल है ये हो गया थीटा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों I। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। तो बायोट-सैवर्ट ने क्या बोला? इस छोटे से करंट एलिमेंट, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अच्छा आप मुझे बताओ पहले, जो करंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है? ऑब्वियसली करंट को हमने पढ़ा था टेंसर, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या बोल के चल रहे हैं? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और लेंथ क्या होती है बच्चों? ऑब्वियसली लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया वर्ड मिलेगा जिसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको? करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको? करंट एलिमेंट। बस सारी वीडियो से भी निकाल दोगे क्या? आईडीएल। और ध्यान रखना ये जो करंट एलिमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेसिकली हम डीएल पे लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के पास एक निश्चित दिशा है, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था वो स्केलर नहीं होता, वो टेंसर होता है। यहां पर हमने डीएल से मल्टीप्लाई करके ये शो करा है कि बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। उसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ भी हो गई और उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो गई।
तो हमारे पास आई डीएल, अकेला डीएल स्केलर है, अकेला आई स्केलर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर है। तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, तो बायोट सेवार्ट ने बोला जो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता चला जाएगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती चली जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला, क्या बोला, उन्होंने बोला इस डीएल पर अगर छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, लंबाई ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा उन्होंने बोला साइन थीटा, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, ये है आर के और डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर करंट एलिमेंट के। और उन्होंने बोला चौथा पॉइंट डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये तो जस्ट लाइक कूलम्स लॉ की तरह है। इन चारों को हम कंबाइन कर देंगे बच्चों तो हमें ऑन कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। और यहां पर अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमने यहां पर लगा दिया के इस तरीके से। और इस k की वैल्यू जो आती है, जैसे वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, यहां पर हमारे पास k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और ये जो म्यू नॉट होता है वहां पर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी, ये है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं फाइनली तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमें मिला डी बी की वैल्यू। इज इट क्लियर? इसी के द्वारा सारे डेरिवेशंस, इसी के द्वारा सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों हमारे सॉल्व होने वाले हैं। फटाफट जरा इसकी एक दो चीजें मैं और बता दूं कि हमें अगर पता लगाना हो इसकी वेक्टर फॉर्म, मैंने जो फिगर रख कर दी मुझे वो फिगर चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर फटाफट एक बार दोबारा से फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। मेरी फिगर कुछ ऐसी थी, मतलब एक्चुअली मेरी फिगर नहीं, ये वाली जो फिगर थी कुछ ऐसी थी, ये हो गया आई, ये हो गया डीएल, ये हो गया पी पॉइंट। अब इसमें देखिए कि हमने डीएल पर वेक्टर लगाया था और आर पर वेक्टर लगाया था, आई पर वेक्टर हमने नहीं लगाया। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ध्यान से देखो बच्चों, ये साइन थीटा है और आप लोग कक्षा 11 पास करके आए हो और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर लगता है क्रॉस प्रोडक्ट, जहां पर होता है साइन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं किस किस के बीच में भाई, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये हो गया आई। अब किस किस के बीच में लगाऊं, आपने देखा dl जो है वो वेक्टर हो गया जब i के साथ लगा और r हो गया, तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं कि dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर जो है ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस केस में हमारे पास बच्चों फिर क्या बन जाएगा, dt इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i dl क्रॉस r, इस तरीके से, और नीचे हो गया r क्यूब। ध्यान से देखिए जब हम इसको खोलेंगे वापस तो dl ये रहेगा, r ये रहेगा, साथ में आ जाएगा साइन थीटा, और एक r जो आएगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा r स्क्वायर। फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स है लॉजिक की चीज। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। एक चीज आपको और बताऊं, एग्जाम में ये आती नहीं है लेकिन एक बार ये एग्जाम में आई थी तो मेरा फर्ज बनता है बताने का कि इसको अगर मैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, इसी लॉ को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूं, करंट डेंसिटी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी।
ये क्या बनेगा बच्चों, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते थे और वो होता था आई अपॉन में ए। आई तो ऊपर मिल रहा है, ए नहीं है, कोई बात नहीं अजी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम तो ए लगा देंगे। ये हो गया आर क्यूब, ए से मल्टीप्लाई ऊपर भी, ए से मल्टीप्लाई नीचे भी। आई अपॉन में ए आपके पास बन गया जे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आर की आवश्यकता आपको नहीं रही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आपने लिखा जे क्रॉस डीएल। अब आर की आवश्यकता नहीं रही तो आपको ए मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों कि यहां पर आप डीएल को तो हटा ही दो, आर आपके ऐसे ही रहेगा। डीएल की अगर मैं ए में कर दूं, एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, वॉल्यूम। तो नीचे आया वही पहले वाला आर क्यूब और साथ में आ गया डी वी, छोटा सा वॉल्यूम, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा वॉल्यूम। एक बार फिर से समझा देता हूं, क्लास आपकी फिनिश होने वाली है कि इस वाले के अंदर अगर मैं ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर आपका क्या मिल गया, वॉल्यूम। ये वाला आर ये रहा, ये वाला डीएल आपका ए से मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम आ गया था, आई अपॉन में ए आ गया जे, करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, नीचे वाला आर क्यूब ये रहा। आगे अगर इसकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर ए क्रॉस बी हुआ करता था तो जो हमारा सी निकल के आता था, ये सी इस पर भी और इस पर भी, तीनों दोनों पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करता था। डीएल आपका ऐसे है, आर आपका ऐसे है, तो तीसरा कैसा होना चाहिए सोचो। देखो डीएल आपका ऐसे है और आर आपका ऐसे है, तो तीसरी लाइन कैसी होगी, वो या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, या तो आपकी तरफ या मेरी तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो होगी ऐसी, ऐसी या फिर ऐसी। इसका मतलब ये जो है इस बोर्ड पर आपकी कॉपी पर परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो हम बोलेंगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है, विल बी नॉर्मल या परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन। कौन से प्लेन, कंटेनिंग डीएल एंड आर, डीएल एंड आर, जिसमें डीएल रखा हुआ है, जिसमें आर रखा हुआ है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट नीचे की तरफ हो जाएगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन रहेगी वो परपेंडिकुलर ही। ऐसे की जगह वो ऐसे हो जाएगी, लेकिन रहेगी वो परपेंडिकुलर ही। तो ये थी आज की प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी क्लास। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।